वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल बॉटनी विद किरण। इसमें हम बॉटनी के लेक्चर्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम बॉटनी सी स्टार्ट करेंगे। काइंडली सब्सक्राइब माय दिस चैनल एंड सपोर्ट मी। चले स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बेसिकली चैप्टर 3 हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं, द न्यूक्लियस एंड द क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस सबसे पहली जो हमारी हेडिंग होगी वो डिस्कवरी। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब डिस्कवर किया? 1833 में। और रॉबर्ट ब्राउन ने ही इसका नाम क्या रखा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बेसिकली कंट्रोल सेंटर है सेल का, यानी सेल में जितनी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, मास्टरमाइंड कौन होता है उन सब एक्टिविटीज़ के पीछे, वो है न्यूक्लियस। ऐसा क्यों है? न्यूक्लियस ही क्यों कंट्रोल सेंटर है? क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जीन्स होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं क्रोमोसोम्स पे। और ये जीन्स और क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं सेल की सारी एक्टिविटीज़ को। दैट्स वाई हम न्यूक्लियस को कंट्रोलिंग सेंटर कहते हैं, क्रोमोसोम्स और जीन्स की वजह से। सेकंड हमारी हेडिंग जो है वो है नंबर ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस जो है वो यूनी न्यूक्लिएट भी हो सकता है, मल्टी न्यूक्लिएट भी। नंबर इसका यूनी न्यूक्लिएट से क्या मुराद है? एक सेल में सिंगल न्यूक्लियस होगा। यूनी का मतलब आपको पता है, सिंगल होता है, वन होता है। सो एक सेल में सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो हम क्या कहेंगे उस सेल को? यूनी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएट जो है, मल्टी का क्या? ज़्यादा सारे। इसका मतलब यह है एक सेल में मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जैसे सिनोसिटिक हाइफी होते हैं, ये इस तरह हाइफी है फॉर एग्जांपल, उसमें कोई सेप्टा नहीं है, तो हम कहेंगे कि जो हाइफी है वो मल्टी न्यूक्लिएट है क्योंकि उसमें मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अभी हमने बात की न्यूक्लियस की डिस्कवरी पे और न्यूक्लियस के नंबर पे। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस की शेप पे। शेप इसकी स्फेरिकल हो सकती है, ओवल हो सकती है या फ्लैट हो सकती है। इसके अलावा इरेगुलर भी होती है, यानी शेप जो न्यूक्लियस की है वो डिफरेंट हो सकती है, स्फेरिकल, ओवल टू फ्लैटेंड या फिर इरेगुलर। अच्छा, अब जो एक्टिव सेल होगा ना, यानी जो वर्किंग कंडीशन में सेल है, उसमें न्यूक्लियस लार्ज होगा और जो रेस्टिंग सेल है उसमें न्यूक्लियस स्मॉल होगा। क्योंकि उसमें देखिए रेस्टिंग सेल ने कोई एक्टिविटीज़ नहीं करनी, वो सेल रेस्ट पे है, तो वहाँ पे स्मॉल न्यूक्लियस जो है वो होगा क्योंकि बेसिकली न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोलिंग सेंटर है हमारी बॉडी का। अब हमने 3 हेडिंग्स पढ़ ली, डिस्कवरी न्यूक्लियस की, नंबर ऑफ न्यूक्लियस एंड शेप ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, अब हमने क्लासिफिकेशन पढ़नी है ऑन द बेसिस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। ऑन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर देते हैं 2 कैटेगरीज में। प्रोकैरियोट्स हैं एंड यूकैरियोट्स हैं। प्रो बिफोर, कैरियोट का वर्ड हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियस के लिए। बिफोर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोट का वर्ड हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियस के लिए, यानी ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनमें ट्रू वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं। प्रोकैरियोट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं कि इनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता। डीएनए थ्रेड होता है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ट्रू क्रोमोसोम्स भी नहीं होते, माइटोसिस भी जो है वो नहीं होती इनमें। प्रोकैरियोट्स की बात हम कर रहे हैं। यूकैरियोट्स पे अगर हम देखें तो इनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ ऐसे यूकैरियोटिक सेल भी होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल रेड ब्लड सेल्स। सो वाई रेड ब्लड सेल्स हैज़ नो न्यूक्लियस? रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस इसलिए नहीं होता कि रेड ब्लड सेल का ज़रा फंक्शन आप माइंड में लाएं कि इन्होंने क्या करना है, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन कैरी करनी है, ठीक है। तो देखें ना कि जितनी जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी होगी उतना अच्छा है ना आरबीसीज के लिए। तो इसलिए इनमें जो बाकी ऑर्गेनेलिस हैं वो नहीं होते ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन जो है ये कैरी कर सके। उसके बाद हम न्यूक्लियस के पार्ट्स की बात करते हैं। 3 मेजर पार्ट्स हैं न्यूक्लियस के। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है और क्रोमोसोम्स, ठीक है।
न्यूक्लियोप्लाज्म बेसिकली फ्लूइड है जिसमें न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स जो हैं वो सस्पेंड होते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आउटसाइड बाउंड्री है, अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है, इसके अलावा क्रोमोसोम्स हैं। तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना सेल में, वैसे न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ये एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा फ्लूइड है जिसमें जो न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस हैं या क्रोमोसोम्स हैं वो सस्पेंड होते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। अभी हमने पहले बात की न्यूक्लियस डिस्कवर किसने किया था, न्यूक्लियस का नंबर कितना होता है, न्यूक्लियोलस की शेप कैसी होती है, न्यूक्लियोलस नहीं। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम न्यूक्लियस की बेस पे कैसे डिवाइड करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस के मेजर पार्ट्स कौन कौन से हैं। अब हम उन मेजर पार्ट्स को ज़रा पढ़ने लगे हैं। सबसे पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको पता है आउटर बाउंड्री है, ठीक है, न्यूक्लियस की आउटर बाउंड्री है। लेकिन आउटर बाउंड्री किस सिचुएशन में, जब इंटरफेस न्यूक्लियाई हो और जब प्रोफेज न्यूक्लियाई हो। क्योंकि जब माइटोसिस होती है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपीयर हो जाती है। इंटरफेस जो न्यूक्लियाई है उसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है। अच्छा, प्रोफेज के एंड पे ये ख़त्म हो जाती है और टीलोफेज के एंड पे ये दोबारा बन जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, सेपरेट करती है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से। फंक्शन इसका क्या होता है, जितनी भी न्यूक्लियो साइटोप्लाज्म इंटरेक्शंस होती हैं उनको फैसिलिटेट करती है। ज़रा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को याद करें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती थी, कनेक्शन था सेल का इन्वायरमेंट के साथ। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, ये कनेक्शन बनाती है न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म के साथ। जितने भी कह लें कि ट्रांसपोर्ट होनी होती है वो किसकी हेल्प से होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हेल्प से। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन से क्या मुराद है, आपको याद होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्या होता है कि डबल लेयर है, लिपिड बाई लेयर, ठीक है, जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होती हैं। अब 2 यूनिट मेम्ब्रेन भी इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। जो दो मेम्ब्रेन के दरमियान में स्पेस होती है, और सॉरी 2 मेम्ब्रेन लेयर्स के दरमियान में स्पेस होती है, उसे हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। यानी देखें ना, लिपिड बाई लेयर है, एक ये लेयर एक ये लेयर, इन दोनों के दरमियान में जितनी भी स्पेस होगी उसे हम क्या कहेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब ये जो आउटर वाली साइड है ना, इसका कनेक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। इसके अलावा जो आउटर साइड है उसमें क्या होता है, पोर्स होते हैं, ठीक है। और जो ये देखें इस तरह मेम्ब्रेन होती है और ये ज्वाइन होती है पोर्स से। जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है ना वो कैसे ज्वाइन होती हैं, पोर्स से। इस तरह क्या होता है कि न्यूक्लियस का डायरेक्ट कांटेक्ट किसके साथ हो जाता है, आउटसाइड इन्वायरमेंट यानी कि साइटोप्लाज्म के साथ। और इन पोर्स की हेल्प से क्या होता है, मटेरियल इनसाइड या आउटसाइड जा सकता है। अब इन पोर्स का जो मैकेनिज्म है ना वो हमें बेसिकली नहीं पता अभी तक, लेकिन हम कहते हैं कि ये पोर्स ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हमने पहले बात की कि ये कब कब प्रेजेंट होगी, इंटरफेस न्यूक्लियाई में और प्रोफेज न्यूक्लियाई में। प्रोफेज के एंड पे ये ख़त्म होना शुरू हो जाती है और टीलोफेज में दोबारा से रीअपेयर हो जाती है। सो ये थी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब हमने बात करनी है न्यूक्लियोलस पे। ये भी न्यूक्लियस का एक पार्ट है। अब इसकी शेप कैसी होती है न्यूक्लियोलस की, स्फेरिकल। बेसिकली न्यूक्लियोलस को हम कहते हैं कोलाइडल बॉडी। कोलाइड क्या होता है, ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें एक सब्सटेंस जो है वो दूसरे सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है लेकिन वो सॉल्युबल नहीं होता, एक सस्पेंशन सा बना देता है। सो न्यूक्लियोलस क्या है, कोलाइडल बॉडी है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसको हमने ऐसा क्यों कहा। न्यूक्लियोलस किसके साथ एसोसिएट है, ऑर्गेनाइजिंग क्रोमोसोम्स के साथ, ठीक है। और न्यूक्लियोलस भी जो है ये डिसअपेयर हो जाएगा कब, प्रोफेज में, ठीक है। प्रोफेज के एंड पे डिसअपेयर हो जाएगा और बनेगा कब, टीलोफेज के एंड पे।
अच्छा, अब न्यूक्लियोलस का नंबर कितना होता है? पहले हमने न्यूक्लियस के नंबर की बात की, अब हम न्यूक्लियोलस के नंबर की बात करेंगे। एक होता है एक न्यूक्लियोलस, यहाँ एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो न्यूक्लियोलस में क्या क्या प्रेजेंट है? आरएनए है, एसिड बेसिक डाइज हैं, फास्फोलिपिड्स हैं, अल्कलाइन फास्फेटेजेस हैं। ये चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं? न्यूक्लियोलस। स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 पार्ट्स हैं न्यूक्लियोलस के। कौन कौन से? ग्रेन्यूल्स हैं, फिब्रल्स हैं और एमॉर्फस मैट्रिक्स है। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं। एक ग्रेन्यूला जिसे हम कहते हैं, उसमें डेंस ग्रेन्यूल्स होते हैं। उसके बाद फिब्रल्स हैं और एमॉर्फस मैट्रिक्स जो है वो प्रेजेंट है। देखें, बेसिकली अगर ये न्यूक्लियोलस है ना, तो ये साइडों पे क्या होगा? एमॉर्फस मैट्रिक्स होगा, सेंटर में ग्रेनुला और फिब्रल्स प्रेजेंट होंगे। जो एमॉर्फस मैट्रिक्स है ये सराउंड करता है ग्रेनुला और फिब्रल्स को। और अगर हम न्यूक्लियोलस के फंक्शन की बात करें कि न्यूक्लियस में इसका काम क्या है, तो बेसिकली न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस का काम ये है कि ये कह लें कि यहाँ पे क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए बनता है और राइबोसोमल आरएनए से फर्दर क्या होता है? प्रोटीन्स बनती हैं राइबोसोम्स पे। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर चैप्टर 3 का। काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच।